हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। नाउ बिफोर क्वांटम नंबर्स हमने पहले एटम्स की स्ट्रक्चर देखा था। एटम के स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हैं। जे थॉमसन मॉडल आया था, उसके फेल्योर के बाद रदरफोर्ड मॉडल आया था, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। देन केम बोर मॉडल। बोर मॉडल बहुत सालों तक चला, है ना, और बोर मॉडल के बहुत सारी चीज़ें अभी भी हम मानते हैं। लेकिन अब करंट सिनेरियो में वी नो कि वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो इस समय सबसे परफेक्ट एटम का मॉडल है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम जानते हैं अरविंद श्रोडिंगर ने दिया था, और अरविंद श्रोडिंगर ने जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया था, और उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आते हैं क्वांटम नंबर्स। नाउ ये क्वांटम नंबर्स जो हैं ये होते क्या हैं? बोर मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल में जो बहुत बड़ा डिफरेंस था कि बोर मॉडल में एटम के अराउंड जो एटम में जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे उसको हमने 2 डायमेंशनल माना था, 2D ऑर्बिट्स में घूम रहे थे। वेव मैकेनिकल मॉडल में न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे अब वो 3 डायमेंशनली घूम रहे थे। तो बोर मॉडल में ऑर्बिट्स की बात की गई थी। एक फिक्स्ड ऑर्बिट था, 2D सर्कुलर ऑर्बिट था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे अराउंड द न्यूक्लियस, जबकि वेव मैकेनिकल मॉडल में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स 3 डायमेंशनली घूम रहे थे। ठीक है, तो बोर ऑर्बिट में जहां बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन, फिक्स मोमेंटम हम निकाल सकते हैं एट एनी टाइम, वही वेव मैकेनिकल मॉडल आया था आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। और उसके हिसाब से एक एटम में इलेक्ट्रॉन का करेक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, है ना। वहां पे डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन में है तो उसमें डुअल नेचर है, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को 3 डायमेंशनली स्पेस में जब हम घुमा रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, इजंट इट। तो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया था और उस इक्वेशन के सॉल्यूशन से 3 क्वांटम नंबर्स आए थे, और वो 3 क्वांटम नंबर्स उसके साथ एक और एडिशनल क्वांटम नंबर लेकर के हमारे 4 क्वांटम नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स मीन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नंबर्स के कुछ सेट है, उस पूरे सेट को जब हम लिखेंगे तो हमको एक एटम के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। पूरा इंफॉर्मेशन कहने का मतलब वो किस शेल में है, शेल के अंदर किस सब शेल में है, सब शेल के किस ऑर्बिटल में है, उसकी स्पिन क्या है, ऑर्बिटल का शेप क्या है, ये सारी चीज़ें हमें क्वांटम नंबर्स की हेल्प से पता चलती हैं। तो जो क्वांटम नंबर्स का एक सेट है, वो सेट एक एटम के बारे में पूरा, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देता है। इज दैट क्लियर? जैसे सपोज हम किसी दूसरे शहर में गए हुए हैं, ठीक है, या फिर सपोज मैं बैंगलोर में रहती हूँ, ठीक है, और बैंगलोर में हमारा कोई फ्रेंड आया हुआ है हमसे मिलने, इजंट इट। तो वो किसी होटल में रुके हैं और मुझे जाना उनसे होटल में मिलने के लिए, ठीक है। तो मैं उनसे पूछूंगी कि वो कौन से होटल में है। उन्होंने होटल बताया, तो सबसे पहले मैंने होटल नोट किया। फिर मैं पूछूंगी होटल में वो कौन से फ्लोर पे हैं, तो हमने फ्लोर नोट किया। फ्लोर पे कौन सा रूम पे है, तो हमने रूम नोट किया, है ना। और अगर वो हमारे डायरेक्ट फ्रेंड नहीं है, यानी हम उनको बाई फेस नहीं पहचानते हैं, ठीक है, तो मैं पूछूंगी कि अगर रूम में 2 लोग हैं तो मैं आपको कैसे पहचानूंगी, यानी उनके ड्रेस का कलर, यानी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में जिससे हम उनको पहचान पाए, कुछ पर्सनल इन्फो। तो ये 4 चीज़ें अगर हमें पता हो गई तो हम जाके एग्जैक्टली उन तक पहुँच पाएंगे। सिमिलरली अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से शेल में है, उस शेल के अंदर कौन से सब शेल में है, उस सब शेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका पर्टिकुलर अपना पहचान क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की अपनी पर्टिकुलर पहचान होती है उसकी स्पिन, उसका स्पिन क्या है। तो ये चारों चीज़ अगर हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाए तो हम एक एटम के अंदर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं, इजंट इट। तो क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो यही पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में। इट इज कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। गॉट इट? दिस इज व्हाट वी मीन बाय
क्वांटम नंबर्स। वंस अगेन इसको आप ऐसे एनालॉजी ले सकते हो। शेल मतलब कौन से होटल में है, सब शेल यानी होटल के कौन से फ्लोर पे हैं, ऑर्बिटल यानी किस रूम में है, स्पिन यानी उनका कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कौन से कलर की ड्रेस पहनी है या फिर कुछ स्पेशल चीज़ उन्होंने हाथ में पकड़ रखी है, वो उनका कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस तरह से आप एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं। तो क्वांटम नंबर्स मतलब इट कैरीज अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर कैरीज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? सो you can see quantum numbers give complete information about an electron in an atom। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं क्वांटम नंबर इट इज अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी यूनिक आइडेंटिटी, हर एक इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी अपनी अलग होगी। तो क्वांटम नंबर जो होंगे सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स गिव्स कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ electron in an atom। So next is types of quantum numbers। मैंने बताया था कि set of quantum numbers हैं जो complete information देते हैं। तो वो कौन से quantum numbers हैं? 4 quantum numbers होते हैं, या 4 quantum numbers जिनके थ्रू हमको सारा information मिलता है। First one is principal quantum number जिसको हम small n से denote करते हैं। Then the second one is azimuthal quantum number denoted by letter L। Then comes magnetic quantum number by small m। एंड देन इज स्पिन क्वांटम नंबर s। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में इन एन एटम। अब इन्हीं क्वांटम नंबर्स को हम एक एक करके देखेंगे कि हर एक क्वांटम नंबर से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। सो द फर्स्ट कम्स इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैंने बताया आपको, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से, स्मॉल n। ठीक है, स्मॉल n कहीं लिखा हो तो मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। और ये वैल्यू, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको याद हो तो बोर मॉडल में भी यूज हुई थी। ऑर्बिट्स के नंबर को हमने n नंबर दिया था, n इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमने ऑर्बिट्स बताए थे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर n। ये क्या बताएगा? मेन शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन से होटल में हमारे फ्रेंड रुके हुए हैं, यानी कौन से शेल में, मेन शेल में इलेक्ट्रॉन है, दैट इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, मेन शेल दैट इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और ये जो मेन शेल की वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी, कभी भी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उस शेल का नंबर 0 तो नहीं हो सकता है, शेल का मिनिमम नंबर क्या होगा? 1। ठीक है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इनफाइनाइट। ऑल्दो फॉर द नोन एलिमेंट्स अभी तक n की वैल्यू मैक्सिमम 7 तक है, लेकिन इट कैन गो टिल इनफाइनाइट। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। और डिफरेंट वैल्यूज जो n के हैं उनके लिए एक रिप्रेजेंटेशन है, उनको लेटर से डिनोट करते हैं, k शेल, l शेल। बोर मॉडल में भी हमने देखा था, फर्स्ट शेल को हम क्या बोलते थे? फर्स्ट ऑर्बिट को हम बोलते थे k, फिर सेकेंड को l। तो वैसे ही n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम डिनोशन देते हैं। फर्स्ट शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर k, देन l, m, n एंड सो ऑन। ठीक है, तो n की वैल्यू जब n 1 होगी तो शेल को हम क्या बोलते हैं? k शेल। फॉर 2 इट इज l शेल, n की वैल्यू 3 यानी m शेल। मतलब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट n की वैल्यू ना दे करके आपको बोल देगा m शेल में इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन इन द m शेल। जैसे ही बोला एन इलेक्ट्रॉन इज इन द m शेल, आपको समझ जाना है कि m शेल यानी n की वैल्यू 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है। गॉट इट? सो n इज इक्वल टू 1 मतलब k, 2 के लिए l, देन m, n, o, p, q एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम शेल्स की नंबरिंग करते हैं। गॉट इट? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वंस अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये बताएगा कि कौन से मेन शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। और
1 2 3 4 की जगह कभी कभी K L M N O P Q भी दे सकता है, तो आपको अकॉर्डिंगली डिकोड कर लेना है कि कौन से शेल की बात हो रही है। गॉट इट? नाउ अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर दी हुई है तो हमको उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। What informations do we get by the value of principal quantum number? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको अगर पता है, कौन सा मेन शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये पता है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी कितनी है। We get to know the distance of electron from the nucleus, isn't it? आपको याद हो रेडियस का हमने इक्वेशन देखा था बोर मॉडल में ही। बोर मॉडल में हमने रेडियस का इक्वेशन देखा था, वहां पे हमने क्या देखा था कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना। तो अगर हमको मेन शेल पता है कौन से मेन शेल में प्रेजेंट है, तो हमको पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। सो इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूरी पे है। वी नो बोर मॉडल में हमने देखा था कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट यानी nth शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितना होगा 0.529। ये सारे कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करके ये वैल्यू आई थी 0.529 n स्क्वायर बाई z, यानी जिस शेल में प्रेजेंट है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, एंड दिस वैल्यू कम्स इन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो n की वैल्यू पता चलते ही हमको रेडियस पता चल जाएगा, उस शेल का रेडियस पता चलेगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वी गेट टू नो। दूसरी चीज हमको ये पता चल जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी। इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन बोर मॉडल से हमें पता चलता है कि nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ध्यान से देखो, एनर्जी इज गिवन बाय -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। वी नो ये -13.6 कहाँ से आया है। एनर्जी का जो इक्वेशन आया था बोर मॉडल को सॉल्व, बोर मॉडल में उस इक्वेशन में जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे उन सबकी वैल्यूज रखने पे वी गॉट टू गेट -13.6। z एंड n आर वेरिएबल्स, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है, एंड यू गेट द एनर्जी इन द nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, इजंट इट। तो यहाँ पे ये जो n है आप देखो n के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे n बढ़ रहा है, n बढ़ेगा तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, n की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये En की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। En की वैल्यू न्यूमेरिकली तो कम हो रही है, लेकिन ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, नेगेटिव में। तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। गॉट इट? तो हम कहते हैं हायर इज द वैल्यू ऑफ n। आप देखो हायर इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी नेगेटिव में ये वैल्यू कम होगी, यानी हायर विल बी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समटाइम्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि n नीचे है तो n की वैल्यू बढ़ने पे एनर्जी कम होनी चाहिए। न्यूमेरिकली वैल्यू कम हो रही है, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव में है तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और इन्फिनिटी पे जाके वो क्या हो जाता है, जीरो। n की वैल्यू इनफाइनाइट होते ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो एट इनफाइनाइट द एनर्जी बिकम्स जीरो। गॉट इट? एक चीज और है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो एक्सप्रेशंस हमने लिए हैं ये तो बोर मॉडल्स के लिए हैं और हम पढ़ रहे हैं ये सारी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक्सप्रेशन तो वही होगा, मतलब बोर मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जबकि यहाँ पे हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की भी बात करते हैं। तो डिफरेंस बस इतना आएगा कि यहाँ पे जो Z है मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, वहाँ Z की जगह Z इफेक्टिव आ जाएगा। Z इफेक्टिव एक टर्म है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। तो बस Z की जगह Z इफेक्टिव आएगा, रिमेनिंग थिंग्स विल रिमेन सेम। ओके, तो हमें ये एक आइडिया तो लग गया कि n की वैल्यू पता चलते ही हमको रेडियस पता चल जाएगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। दूसरी क्या बात पता चल जाएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। नाउ द थर्ड थिंग दैट वी गेट टू नो इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखिए, n की वैल्यू बताती है शेल, यानी कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर ऑर्बिट पता चल रहा है तो ऑर्बिट का क्या एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमको पता चल जाएगा बाय द वैल्यू ऑफ n, एंड वी नो बोर मॉडल के हिसाब से
ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम mvr वाज इक्वल टू nh/2 तो ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के लिए इक्वेशन हमारा क्या है, nh/2 आप देखें यहाँ पे n, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो by getting the value of n we also get to know the orbit angular momentum that is given by nh/2. इसको कभी कभी इस तरह से भी लिख सकता है, h के ऊपर एक बार लाइन लगा के, तो h/2 को इस तरह से भी लिखते हैं. सो दिस आर द इंफॉर्मेशंस दैट वी कम टू नो फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. गॉट इट? नाउ आफ्टर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नेक्स्ट कम्स अज़ीमुथल क्वांटम नंबर. एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और समटाइम्स सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं. तो आप ज़्यादा कॉमन नेम तो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, पर कभी अगर ऐसा लिखा हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, तो आपको समझ जाना है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की ही बात हो रही है. ये जो क्वांटम नंबर है इसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल स्मॉल l. आप ध्यान रखिएगा क्वांटम नंबर्स में जो सिंबल यूज होंगे सारे स्मॉल लेटर्स यूज होंगे, ठीक है. कैपिटल लेटर्स से हम शेल्स को डिनोट करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्वांटम नंबर्स के लिए जो डिनोशन होगा दैट इज स्मॉल लेटर्स. तो इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल l. दिस इज इंडिकेट्स एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है. इट इंडिकेट्स द सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट है, ये तो हमको पता चल गया कैसे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, इजंट इट. यानी किस होटल में जाना है ये तो हमें पता चल गया. अब उस होटल के कौन से फ्लोर पे जाना है दैट वी गेट टू नो बाय एल वैल्यू, है ना. तो इट टेल्स अबाउट द सबशेल, सबशेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये हमको पता चलता है एल वैल्यू से, ठीक है. देन अब ये जो L की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, कैसे पता चलेगा L की क्या वैल्यू होगी. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि L की वैल्यू जो है वो n वैल्यू पे डिपेंड करती है. जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है उस शेल से हम डिसाइड कर पाएंगे कि उसमें कौन कौन से पॉसिबल सबशेल्स हो सकते हैं, ठीक है. तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, L की जो वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है 0 से n-1 तक. किसी भी वैल्यू n के किसी भी वैल्यू के लिए L की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी 0 to n-1. गॉट इट? 0 to n-1 यानी L की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है. L की वैल्यू विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n. अब आप देखो L जो है हमेशा n से छोटा ही होगा, L की वैल्यू हमेशा n से छोटी होगी, n के बराबर भी नहीं हो सकती. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि यहाँ पे देखो आप n-1 रख रहे हो और एक यहाँ पे एक वैल्यू आ गई है 0, तो यहाँ से n की वैल्यू से एक माइनस करो और एक एडिशनल वैल्यू यहाँ पे दे रहे हो. यानी अगर आपसे पूछा जाए टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L, टोटल पॉसिबल L की टोटल कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, तो 0 एक वैल्यू हो गई और बाकी n-1, तो एक वैल्यू तो ये हो गई, तो n-1 और प्लस एक 0 वैल्यू यानी +1, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी n. तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L विल बी इक्वल टू n. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L इज इक्वल टू n. एंड क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो होगा 0 से n-1 तक. इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू. एक और बात, ये जो L की डिफरेंट वैल्यूज होती है, हमें पता है कि n की कोई भी वैल्यू के लिए L की वैल्यू आ गई 0 से n-1 तक, तो वो डिफरेंट वैल्यूज क्या बता रही है, तो L की हर एक वैल्यू, L की वैल्यू सबशेल बताएगी और उस वैल्यू से हमको पता चल जाएगा ऑर्बिटल का शेप. उस सबशेल में, ध्यान से समझे, उस सबशेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में हमको पता चल जाता है. उन ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में हमको पता चल जाएगा L की वैल्यू से. जैसे सिंपल ऐसे समझें आप, कोई होटल है ना, उस होटल में डिफरेंट फ्लोर्स हैं. अब हमें पता है कि होटल में बहुत तरह के रूम होते हैं, सिंपल रूम्स होते हैं, ठीक है, डिलेक्स रूम्स होते हैं, सुपर डिलेक्स रूम्स होते हैं, सूट्स होते हैं. तो मान लो उस होटल वाले ने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि ग्राउंड फ्लोर पे सारे नॉर्मल रूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे डिलेक्स रूम्स हैं, सेकेंड फ्लोर पे सुपर डिलेक्स रूम है, थर्ड फ्लोर पे सूट्स हैं. ऐसे उनके होटल में डिस्ट्रीब्यूशन है. तो जैसे ही हम रिसेप्शन पे पूछेंगे
कि हमारे वो फ्रेंड है या हमारे फ्रेंड ने बताया कि वो कौन से फ्लोर पे है, सपोज उन्होंने बोल दिया कि मैं सेकेंड फ्लोर पे हूँ। जैसे हम होटल गए और रिसेप्शन पे बात करेगी और रिसेप्शन पे हमने चार्ट देखा कि सेकेंड फ्लोर मतलब सुपर डिलक्स रूम, तो ऑल्दो हम उस रूम तक विजिट नहीं किए लेकिन हमें नीचे ही पता चल गया कि हमारे फ्रेंड जो है वो सेकेंड फ्लोर पे और सेकेंड फ्लोर पे सुपर डिलक्स रूम है, तो हमें पता तो चला है फ्लोर के बारे में, हम रूम तक तो गए भी नहीं अभी, फ्लोर के बारे में पता चलते ही हमें पता चल गया कि रूम कैसा है, सुपर डिलक्स रूम, इजंट इट। वैसे ही ऑल्दो एल वैल्यू से हम ऑर्बिटल तक तो नहीं पहुंचे तो हम सबशेल तक ही हैं, फ्लोर तक ही हैं, रूम तक तो पहुंचे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पता चल गया कि उस सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होने वाले हैं। गॉट इट? सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल इंडिकेट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। एल वैल्यू से हमको सबशेल पता चला और सबशेल पता चलते ही हमको पता चल जाएगा कि उस सबशेल में जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप कैसा होने वाला है। सो इट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। गॉट इट? अब ये अलग अलग एल वैल्यूज क्या डिनोट करते हैं, इनका नोटेशन क्या है, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप क्या है, उसकी बात करेंगे अपन। तो आप देखें अलग अलग वैल्यूज ऑफ एल, यानी मैंने बताया कि एल की वैल्यू क्या हो सकती है 0 to n-1 तक। तो एल की वैल्यू अगर 0 होगी तो उसके लिए नोटेशन जो होता है दैट इज एस, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। फॉर एल इज इक्वल टू 1 इट इज स्मॉल p, L इज इक्वल टू 2 जो सबशेल होगा हम बोलेंगे इट इज D सबशेल, एंड L इज इक्वल टू 3 मतलब इट इज F सबशेल। ऑल्दो पीरियोडिक टेबल में जो नोन एलिमेंट्स हैं उनके लिए अभी तक F सबशेल से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर और एलिमेंट्स डिटेक्ट हुए और ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो L इज इक्वल टू 4 के लिए G सबशेल, L इज इक्वल टू 5 के लिए H सबशेल और हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो स्टार्टिंग जो है S, P, D और F है, आगे ज़रूरत पड़ी तो F के बाद G, H, I, J के हम कंटिन्यू कर लेंगे। S सबशेल, ये जो नाम आया है कहाँ से आया है? S स्टैंड्स फॉर शार्प। P दिस नेम्स कम्स फ्रॉम प्रिंसिपल। D स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड एंड F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। बस ये जानते रहें, है ना। तो बेसिकली आपकी ज़्यादा काम की बात क्या है कि L की वैल्यू 0 यानी कौन सा सबशेल? S सबशेल। फॉर L इज इक्वल टू 1 इट इज P सबशेल, फॉर L इज इक्वल टू 2 इट इज D सबशेल, फॉर L इज इक्वल टू 3 इट इज F सबशेल ऑलवेज। एंड शेप, अगर S सबशेल है तो शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। S subshell is spherical in shape. P subshell, this is dumbbell shape. Dumbbell I think you know, जिम में जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, है ना, कुछ इस तरह की चीज होती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, इसको हम डम्बल बोलते हैं ना। तो P subshell we say it is dumbbell shape. D subshell double dumbbell, है ना। एंड F सबशेल, इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, ये हमारे सिलेबस के बाहर है, आपसे F सबशेल की शेप कभी भी नहीं पूछी जाएगी, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो आपके लेवल पे जो आपको जानना है दैट इज S सबशेल इज स्फेरिकल, P इज डम्बल, D इज डबल डम्बल एंड F इज कॉम्प्लिकेटेड, वी नीड नॉट know this shape. Got it? So once again, azimuthal quantum number is denoted by small letter L. azimuthal quantum number से क्या पता चलता है कि कौन सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये भी पता चल जाता है कि उस सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप कैसे होगा। वैल्यू की बात करें तो L की वैल्यू जो होगी वो N पे डिपेंडेंट होगी, 0 से n-1 तक L की वैल्यूज हो सकती हैं, और टोटल वैल्यूज ऑफ L की अगर हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू n वैल्यूज। जो n की वैल्यू होगी टोटल उतनी वैल्यूज हो सकती हैं L की, n की एक वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n के लिए L की टोटल उतनी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L. Now let's see for different values of n what could be the total values of L, what are the different possible values of L, और उनके corresponding जो सबशेल होगा वो कौन सा होगा। जैसे अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी, for n is equal to 1,
एल की टोटल वैल्यूज कितनी होंगी? वी नो सिर्फ एक ही वैल्यू होगी और वो क्या होगी? 0 to n-1। तो एक तो वैल्यू 0 होगी ही होगी और n-1 यानी 1 - 1 अगेन 0, यानी एक ही वैल्यू होगी वो भी 0, है ना। और l की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा सबशेल है? S सबशेल है, मैंने बताया आपको। तो S सबशेल है और कौन से शेल का S सबशेल है? फर्स्ट शेल का। तो इसको हम लिखते हैं 1s। मतलब जैसे ये डिनोशन लिखा 1s, इसका मतलब n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर 2 ले ली, यानी सेकंड शेल की अगर हम बात करें, तो सेकंड शेल के लिए l की टोटल कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? यू कैन हैव 2 वैल्यूज। टोटल वैल्यूज ऑफ l इज इक्वल टू n। तो n अगर 2 है तो l की टोटल 2 वैल्यूज हो सकती हैं। कौन कौन सी 2 वैल्यूज होंगी? एक तो होगी 0 और दूसरी 2 - 1 यानी कि 1। तो l की 2 वैल्यूज होंगी 0 और 1। दिस इज 0 एंड दिस इज n-1, ठीक है। 0 के करस्पॉन्डिंग जो शेल होगा वो S शेल होगा, क्योंकि सेकंड शेल का सब शेल है, इसलिए इट इज 2s और सेकंड शेल का 1 यानी कि 2p। तो इसका डिनोशन क्या हो गया? 2s और 2p, यानी सेकंड शेल में n की वैल्यू जब 2 है सेकंड शेल, तो वहां पे दो सब शेल्स हैं, एक 2s है और दूसरा 2p। गॉट इट? नाउ अगर हम थर्ड शेल की बात करें, n की वैल्यू 3 ले ली। n की वैल्यू अगर 3 ली तो वहां पे l की टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? आई टोल्ड यू n वैल्यू के बराबर ही होगी, यानी 3। कौन सी 3 वैल्यूज होंगी? 0 से 2 - 1 तक, सॉरी 0 से 3 - 1 तक। 3 - 1 यानी 2, तो इट इज 0 1 2। 0 यानी S सबशेल, थर्ड शेल का S सबशेल यानी 3s। 1 यानी कि P सबशेल, सो इट इज 3p एंड 2 यानी कि D सबशेल, सो इट इज 3d। तो थर्ड शेल में यू गेट 3 सबशेल्स, 3s 3p एंड 3d, ठीक है। देन अगर n की वैल्यू 4 ले लिया तो l की टोटल 4 वैल्यूज हो सकती हैं। कौन कौन सी होंगी? 0 1 2 3। 4 क्यों नहीं? क्योंकि l की वैल्यू n-1 तक ही हो सकती है, n-1 तक ही होगी, तो 4 - 1, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 3। 0 के लिए S सबशेल यानी 4s, 1 के लिए P सबशेल, सो इट इज 4p, 2 यानी कि D सबशेल, सो इट इज 4d एंड 3 यानी कि F सबशेल, सो इट इज 4f। सो n इज इक्वल टू 4, यानी फोर्थ शेल में l की टोटल कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? टोटल 4 वैल्यूज हो सकती हैं, यानी 4 सबशेल्स हो सकते हैं। कौन कौन से? 4s 4p 4d और 4f। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है। अब आपके दिमाग में कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है अचानक से रैंडम कि 1s है 1p क्यों नहीं है? 2 में तो s और p दोनों है, 1p क्यों नहीं है? जैसे ही क्वेश्चन दिमाग में आप ऐसे समझो 1p, एज सून एज यू से 1p कहते ही क्या हुआ? 1p यानी n की वैल्यू तो 1 और p की वैल्यू भी p यानी कि l की वैल्यू 1। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती है, l की वैल्यू मैक्सिमम 0 हो सकती है ना। आपसे पूछे 2d क्यों नहीं पॉसिबल है, तो जैसे ही 2d आपने लिखा यानी n इज इक्वल टू 2 एंड d लिखते ही l इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए l की कभी भी वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, l की दो ही वैल्यू हो सकती है 0 और 1 यानी s और p, इसलिए सेकंड शेल में सिर्फ s और p होता है, ठीक है। इसलिए d सबशेल के लिए n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। f सबशेल के लिए n की मिनिमम वैल्यू 4 होनी चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम एजिम्पल क्वांटम नंबर। ये जो l की वैल्यू है इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? एज आई टोल्ड यू n की वैल्यू पता चलते ही हमको क्या पता चल गया था? कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से, है ना, रेडियस वाले इक्वेशन से। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या है उस शेल में, और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये इंफॉर्मेशंस मिले थे हमें। वैसे ही l की वैल्यू यानी एजिम्पल क्वांटम नंबर से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, ठीक है, दैट वी हैव टू सी हियर। सबसे पहली बात तो ये बताएगा शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
वी नो वेरी वेल कि शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है, तो वेव नेचर है यानी इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को हम नहीं पता कर सकते हैं। व्हाट वी हैव इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना। वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो एक्चुअली जैसे ही हमको L की वैल्यू पता चली, वी गेट टू नो द सबशेल, और सबशेल पता चलते हैं हमको ऑर्बिटल्स का शेप पता चल जाता है, इजंट इट। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है हमको L वैल्यू से, वो है कि ऑर्बिटल का शेप क्या है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग वी गेट टू नो इज एनर्जी। अब यहां पे एक बात आपको और समझनी है कि एनर्जी के लिए, ध्यान से सुने, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ n वैल्यूज रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। n वैल्यू के साथ साथ l वैल्यू का भी रोल होता है। n वैल्यू के साथ साथ l वैल्यू का भी रोल होता है। बोर मॉडल वॉज बेस्ड ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोर मॉडल किस पे था? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए थे। तो बोर मॉडल यानी बोर मॉडल जिसके लिए एप्लीकेबल था, दैट इज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कोई भी स्पीशीज जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वहां पे एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n वैल्यू। बट दूसरे सिस्टम्स जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं, वहां पे एनर्जी जो है वो सिर्फ n वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, वो n प्लस l वैल्यू पे डिपेंड करती है। n पे तो डिपेंड करेगी और साथ में कौन से सबशेल में है उस पर भी डिपेंड करती है एनर्जी, इजंट इट। अब इसको हम समझते हैं ऐसे। एक चीज तो आप ये समझ लो, पहले तो आप ये समझें कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू है n का, n की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो एक डिफरेंट सबशेल्स हैं एक शेल में, जैसे 2s है, 2p है, ठीक है। तो 2s और 2p के लिए n वैल्यू तो सेम है, तो क्या 2s और 2p की एनर्जी बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। 2s और 2p की एनर्जी बराबर नहीं है। 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होती है। तो वही कह रहे हैं कि फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, यानी n की वैल्यू जब फिक्स है तो उनमें सबशेल्स की एनर्जी रेंज वेरी करेगी। s सबशेल की एनर्जी सबसे कम होगी, p की ज्यादा होगी, d की और ज्यादा होगी, f की और ज्यादा होगी। एक बात, यानी अगर फोर्थ शेल के सबशेल्स की बात करें, 4s, 4p, 4d और 4f, इनकी एनर्जी को अगर हमें कंपेयर करना है, ध्यान से देखें, अगर फोर्थ सेल में ये 4 सबशेल्स हैं, है ना, इन चारों की एनर्जी कंपेयर करनी है, तो ये एनर्जी बराबर होगी, कब होगी? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, स्पीशीज में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे एक शेल में जितने भी सबशेल्स हैं उन सबकी एनर्जी बराबर होगी, ठीक है। लेकिन फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये एनर्जी बराबर नहीं होगी। 4s की कम होगी, 4p की ज्यादा होगी, 4d की और ज्यादा होगी, 4f की और ज्यादा होगी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप इसको नोट कर लेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो एनर्जी की वैल्यू सिर्फ n वैल्यू पे डिपेंड करती है, n जितना ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एनर्जी सिर्फ n वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, n प्लस l वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो इन केस अगर सारे सबशेल्स आपको ऐसे दिए जिसमें n की वैल्यू सेम है, तब तो आपको क्या करना है? s की सबसे कम, p की ज्यादा, d की और ज्यादा, f की और ज्यादा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स दिए हैं, डिफरेंट सबशेल्स दिए हैं जिसमें n की वैल्यू सेम नहीं है, तो आप वहां पे सिर्फ n की वैल्यू देख के ऑर्डर अरेंज नहीं करोगे। वहां पे जो फॉलो होता है दैट इज n प्लस l रूल। वहां पे जो फॉलो होता है दैट इज n प्लस l रूल, यानी n और l वैल्यू दोनों मिला करके हम चेक करेंगे एनर्जी का ऑर्डर। n प्लस l रूल फॉलो होगा, n प्लस l मिला करके हम एनर्जी का ऑर्डर चेक करेंगे। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, इन सब की एनर्जी का ऑर्डर बताओ, ठीक है। इन सब की एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो अब आप कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं बिल्कुल भी कि 1s की कम होगी, 2s की ज़्यादा होगी, 2p की ज़्यादा होगी, फिर 3s की ज़्यादा, 3p, 4p, फिर 4s के सभी की ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है।
अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता तो 1 की कम 2s 2p की बराबर, 3s 3p 3d की बराबर, 4s 4p 4d 4f की बराबर, है ना। लेकिन फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये एनर्जी सिर्फ n वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी, n प्लस एल की वैल्यू की देखनी पड़ेगी। यहाँ पे n और l की बात करें तो यहाँ पे n1 l0 n प्लस l1, यहाँ पे n1 n2 s0 दिस इज 2, यहाँ पे 2 1 टोटल 3, दिस इज 3 0 3, दिस इज 3 1 सो 4, दिस इज 3 and 2 सो इट इज 5। यहाँ पे अगर बात कर लें अपन, इनके लिए भी चेक कर लें तो ये क्या हो जाएगा 4 0 यानी ये हो गया 4 4 1 यानी ये हो गया 5 4 2 ये हो गया 6। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आपको जो देखना है वो सिर्फ n वैल्यू नहीं देखनी है, सिर्फ l वैल्यू नहीं देखनी है। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको क्या देखनी है, n प्लस l वैल्यू देखनी है ना। तो n प्लस 1 सबसे कम यहाँ पे है, यानी 1s की एनर्जी तो सबसे कम होगी, नो डाउट। फिर ये 2 ये भी ठीक है। अब देखें यहाँ भी वैल्यू 3 है और यहाँ भी वैल्यू 3 है। जब n प्लस एल की वैल्यू बराबर होगी, ध्यान से समझे, जब n प्लस एल की वैल्यू बराबर होगी तो उस केस में हम क्या देखेंगे, मिनिमम n किसके लिए कम है। तो 2s और 2 में p में n प्लस एल तो बराबर है, 2p के लिए n की वैल्यू कम है, इसलिए 2p की एनर्जी 3s से कम होगी। गॉट इट। पर ये कब होगा, जब n प्लस एल की वैल्यू बराबर हो। डायरेक्ट n की वैल्यू नहीं देखनी है, n प्लस एल बराबर हो तब n की मिनिमम वैल्यू विल गिव लोअर एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 4 है, ये 5 और ये अगेन 4 है, मतलब यहाँ गड़बड़ है, ये इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 4s और यहाँ पे आएगा 3d। 4s की एनर्जी 3d से कम होगी, 4s की एनर्जी 3d से कम होगी, ये पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब अकॉर्डिंगली लिख लो आप इसको, 4 0 4 ये 3 2 यानी कि 5, ये चेंज हो गया। इन दोनों में ये भी 4 ये भी 4, ये कम क्यों है, क्योंकि जब n प्लस एल बराबर है तो n वैल्यू इसकी कम है, तो 3p के बाद पहले 4s फिल होता है, उसके बाद 3d। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू भी 5 है, दोनों की वैल्यू 5 है। तो जब दोनों की वैल्यू 5 है तो आप नेक्स्ट क्या देखोगे, n वैल्यू, तो 3d फिर 4p, उसके बाद यहाँ 6 आया लेकिन बीच में 5s भी आएगा। अभी यहाँ तक अगर हम देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप चेक कर सकते हो कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वहाँ पे सिर्फ n वैल्यू से एनर्जी डिसाइड नहीं होती है, l वैल्यू इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। गॉट इट। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n प्लस एल की वैल्यू से एनर्जी डिसाइड होगी। n की वैल्यू सेम है तो l वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। n प्लस एल की वैल्यू अगर बराबर है तो n वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी उतनी कम होगी। गॉट इट, इज दैट क्लियर। सो क्या इंफॉर्मेशन मिला, एक तो हमको मिल गया ऑर्बिटल्स कैसे हो सब शेल में, दूसरा हमको पता चल गया एनर्जी, है ना। L की वैल्यू से भी हमको एनर्जी के बारे में पता चलता है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी कम टू नो फ्रॉम इज azimuthal क्वांटम नंबर इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। n वैल्यू जो ऑर्बिट को डिनोट करता है उससे हमको ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पता चला था। l वैल्यू जो सबशेल्स को डिनोट करता है, ऑर्बिटल्स के शेप को डिनोट करता है, उससे हमको पता चलता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कंफ्यूज नहीं होंगे, n वैल्यू से ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और l वैल्यू से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है वहां पे एंगुलर मोमेंटम उसका क्या होगा, एंड इट इज इक्वल टू रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1, रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 h/2 पाई। दिस गिव्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम n h/2 पाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 h/2 पाई। ये दो चीजें आप याद रखेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऑर्बिट जहां पे है वहां पे n लगाना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1। गॉट इट। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको दिया जाए कि यू हैव टू कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द फॉलोइंग। आपको ये कुछ सबशेल्स दिए हैं,
इन सबशेल्स के लिए आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता करना है। जैसे सपोज 1s की हम बात करें, है ना, जैसे हमने 1s की बात की, हमें पता चल गया 1s देखते ही पता चल गया n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू कितनी हो गई 0। 1s देखते ही पता चल गया n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0। अब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, बार बार ना लिखना पड़े, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम को अगर मैं लिख दूं x और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं लिख दूं y, ऐसे, जिससे बार बार हमें ना लिखना पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है NH/2π, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है √L × L+1 H/2π। ये फॉर्मूला हमें पता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी n यानी 1, तो 1 × H/2π, है ना। सो इट बेसिकली बिकम्स H/2π, इजंट इट। और यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा √L × L+1, 0 × 0+1, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 H/2π, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इजंट इट। तो 1s के लिए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो h/2π और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 0। अब अगर 2s की बात करें तो फॉर 2s वी नो n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 0। तो n अगर 2 है तो यहाँ पे x यानी ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा 2h/2π, सो 2 and 2 कैंसिल, इट बिकम्स h/π, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम y जो हो जाएगा √L × L+1, l की वैल्यू 0, तो ये पूरा वैल्यू अगेन 0, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 0, इजंट इट। अब आप ध्यान से देखो 1s हो या 2s हो, y की वैल्यू यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो आप समझ लें कि फॉर s ऑर्बिटल, कोई भी s ऑर्बिटल हो 1s 2s 3s 4s कोई भी, फॉर s ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज 0। s ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा 0 होगा। वो 1s हो 2s हो 3s हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में हमें n की वैल्यू नहीं चाहिए, l की वैल्यू चाहिए, और l की वैल्यू 0 होते ही पूरा क्या हो जाएगा 0। गॉट इट। नाउ इफ इट 3 फॉर 3p अगर देखें तो n की वैल्यू क्या होगी 3, l इज इक्वल टू 1, इजंट इट। तो अब x की वैल्यू अगर हम निकालें, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा 3 × H/2π, ये हो जाएगा हमारा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 3h/2π, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम y अगर निकालें तो क्या हो जाएगा √1 × 1 H/2π, तो ये क्या हो जाएगा √2, ये टोटल क्या हो जाएगा √2, तो इट इज √2h/2π, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h/√2π, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा h/√2π, ठीक है। अब अगेन कोई भी p सबशेल हो, कोई भी p ऑर्बिटल हो, किसी भी p ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा h/2π, है ना। तो फॉर p ऑर्बिटल किसी भी p ऑर्बिटल के लिए y यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी h/√2π, h/√2π, वो 2p हो 3p हो 4p हो 5p हो कुछ भी हो, इट डजंट मैटर्स, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/√2π, ठीक है। नाउ फॉर 4d, जैसे हमने 4d बोला है, n की वैल्यू हो गई 4 और l की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू 4 यानी ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम x क्या हो जाएगा 4/4h/2π, मतलब 2h/π, ये तो हो गया हमारा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, है ना। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम y क्या हो जाएगा √L, l की वैल्यू क्या है यहाँ पे, l की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो 2 × 2 + 1 h/2π, इजंट इट। तो 3 2 = 6, तो क्या हो जाएगा √6 h/2π,
ये हो जाएगा हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। किसके लिए? किसी भी डी ऑर्बिटल के लिए। फॉर एनी डी ऑर्बिटल हमारी y की वैल्यू जो होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की क्या हो जाएगा? √6h/2π। इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा डी ऑर्बिटल है, 3D है, 4D है, 5D है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस अगेन क्योंकि y के लिए हमें n वैल्यू से मतलब नहीं है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज l वैल्यू। तो सभी डी ऑर्बिटल्स के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? √6h/2π। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट 5f के लिए n की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 3 है ना। n की वैल्यू 5 यानी x क्या हो जाएगा? 5h/2π nh/2π के हिसाब से, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 3 + 1 √h/2π, इजंट इट। अभी क्या होगा? 3 × 4 तो आप इसको लिख सकते हो √3 और 4 का रूट कर ले तो बाहर हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3h/π। ठीक है। तो फॉर एनी f ऑर्बिटल जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो क्या जाएगा? √3h/π। सो फॉर f ऑर्बिटल y ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज √3h/π, है ना। इस तरह से आप देखें कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो n वैल्यू पे डिपेंड है, उसका l वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, और वो nh/π से हम दे देंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद द वैल्यू ऑफ n, वो l पे डिपेंड करता है। तो सभी s ऑर्बिटल्स के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0। फॉर एनी p ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज h/√2π। फॉर एनी d ऑर्बिटल इट इज √6h/2π, एंड फॉर f ऑर्बिटल इट इज √3h/π। ठीक है। तो इस तरह से l वैल्यूज से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हम लोग 2 क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजिमुथल क्वांटम नंबर। मेन शेल और मेन शेल के अंदर सब शेल तक हम पहुंच चुके हैं। नाउ वी हैव टू रीच टिल ऑर्बिटल्स। होटल में फ्लोर, अब कहाँ पहुंचना है? रूम तक पहुंचना है। रूम का इंफॉर्मेशन यानी ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन हमें देने वाला है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ये क्या बताएगा? कौन से ऑर्बिटल में है और उस ऑर्बिटल का स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा है, हाउ दैट ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड इन स्पेस। ठीक है। कौन से ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, ये बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m की वैल्यू l वैल्यू पे डिपेंड करती है। मैंने बताया था l वैल्यू n की वैल्यू पे डिपेंड करती है, और m की वैल्यू इस l की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी? l की वैल्यू जो है वो बताएगा m कितना होगा, और m की वैल्यू कितनी हो सकती है? -l से +l तक। m की वैल्यू l वैल्यू पे डिपेंड होती है, कहां से कहां तक? -l से +l तक, यानी -l से +l तक जाएंगे तो ऑब्वियसली बीच में 0 भी आएगा। तो ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी किसकी? m की। और m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट करती है। ईच वैल्यू ऑफ m करस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्बिटल। ठीक है। वंस अगेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या बताएगा? ऑर्बिटल और उस ऑर्बिटल का स्पेस में ओरिएंटेशन। m की वैल्यू l वैल्यू पर डिपेंडेंट होती है। l की वैल्यू के हिसाब से हम m बताएंगे -l से +l तक इंक्लूडिंग 0। और m की जितनी वैल्यूज होंगी, ध्यान से समझेंगे, m की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उस सबशेल में ऑर्बिटल्स उतने ही होंगे। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया n = 4, ध्यान से देखो, मेन शेल अगर हमारा कौन सा है? 4th शेल, तो 4th शेल में हमें पता है l की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3 हमें अच्छे से पता है। किसी शेल में सब शेल की वैल्यू n-1 तक होती है, तो l की वैल्यू 0 से n-1 तक हो सकती है, तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक जाएगी। ठीक है। अब फॉर l की वैल्यू 0, m की क्या वैल्यू हो सकती है? तो l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू मैंने बताया -l से लेके 0 से लेके +l तक हो सकती है। तो 0 है तो
L यानी 0 प्लस L यानी 0, यानी m की एक ही वैल्यू होगी, दैट इज 0। L इज इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और +1 हो सकती है। 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। L की वैल्यू जब 2 होगी तो m की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? -2 से +2 तक, सो इट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2। L की वैल्यू जब 3 होगी तो m की वैल्यूज -3 से +3 तक, सो इट इज -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो टोटल कितने ओरिएंटेशंस या टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? आपको बताया था कि m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को करस्पॉन्ड करते हैं जिनकी अलग अलग ओरिएंटेशंस होंगी। तो यानी यहाँ पे फॉर L इज इक्वल टू 0 यानी S सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। L इज इक्वल टू 1 यानी P सबशेल है ना, ये क्या है? S सबशेल, दिस इज S सबशेल है ना, दिस इज P सबशेल। L इज इक्वल टू 2 यानी कि D सबशेल एंड L इज इक्वल टू 3 यानी कि F सबशेल, isn't it? तो S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगा क्योंकि m की एक ही पॉसिबल वैल्यू है। P सबशेल के लिए 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं यानी इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे। फॉर D सबशेल वी हैव 5 पॉसिबल वैल्यूज यानी इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होंगे। एंड फॉर F सबशेल देयर आर 7 पॉसिबल वैल्यूज, सो यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। गॉट इट? ठीक है, सो यू विल हैव 7 पॉसिबल ऑर्बिटल्स। अभी कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? S में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, वो स्फेरिकल होता है, इसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल होगा, S ऑर्बिटल। P में जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे वो x, y और z एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड होते हैं, तो यहाँ पे Px होगा, Py होगा और Pz होगा। तो P सबशेल में जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज Px, Py एंड Pz। Px मतलब वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, Py मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग और Pz मतलब z एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है। D सबशेल में वी हैव 5 ऑर्बिटल्स। कौन से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं? एक तो होता है dxy, देन यू हैव dxz, देन यू हैव dyz, देन dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इन सभी ऑर्बिटल्स के शेप हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। एंड f ऑर्बिटल्स आपको नहीं जानने हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। वी नीड नॉट नो देयर नेम्स, वी नीड नॉट नो देयर शेप्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या जानना है? S सबशेल में देयर इज 1 ऑर्बिटल, इन P सबशेल इट ऑलवेज हैज 3 ऑर्बिटल्स, D सबशेल ऑलवेज हैज 5 ऑर्बिटल्स एंड F सबशेल ऑलवेज हैज 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमें n वैल्यू पता है तो हम उसके सारे पॉसिबल l वैल्यूज बता सकते हैं और हर एक l वैल्यू से हम उसके पॉसिबल m वैल्यूज बता सकते हैं। सो वी गेट टू नो शेल के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल हैं। सो अभी तक हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, यानी वी गेट टू नो कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, शेल के कौन से सबशेल में और सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में है, यहाँ तक हमें पता चल चुका है। अब एक टेबल के थ्रू हम चेक करते हैं कि इन सारी वैल्यूज़ को हम समझ पा रहे हैं या नहीं। देखें, मेन शेल n की वैल्यू 1 अगर है तो l की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं? नाउ वी नो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, l की वैल्यू जो होगी वो होगी 0 to n-1, हमें पता है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 l की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, दैट इज 0, इजंट इट? अब l की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होती है m की वैल्यू, कितनी होती है ये? -l to 0 to +l, ये तो होती है। तो l की वैल्यू अगर 0 है तो m की भी एक ही वैल्यू होगी 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने बने? सिर्फ एक ही m की वैल्यू है, सो वी हैव ओनली 1 ऑर्बिटल, इजंट इट? सेकंड शेल की बात करें, सेकंड शेल के अंदर l की वैल्यू 0 और 1, दो वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1, इजंट इट? जब l की वैल्यू 0 है तो m की एक ही वैल्यू होगी 0, जब l की वैल्यू 1 है तो m की यू विल हैव वैल्यूज -1, 0, +1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n शेल इज 4, एक यहाँ और 3 यहाँ, है ना? यहाँ तो 1 है और यहाँ कितने हैं? 3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दिस शेल विल बी 4,
इजंट इट? n इज इक्वल टू 3 के लिए l की 3 वैल्यूज हो सकती हैं 1 2 3, सॉरी 0 1 2। 0 के लिए m की वैल्यू 0, 1 के लिए m की वैल्यू -1, 0 +1 और 2 के लिए इट इज -2, -1, 0 +1 एंड +2। अब आप देखो ये कौन सा शेल हो गया 3s, दिस इज 3p एंड दिस इज 3d, इजंट इट? तो 3s में ऑर्बिटल्स कितने हुए 1, 3p में कितने हुए 3 और 3d में कितने हुए 5, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर देखें तो वी आर गेटिंग 9 ऑर्बिटल्स, इजंट इट? n इज इक्वल टू 4 के लिए n की 4 वैल्यूज हो सकती हैं 1 2 3, 0 1 2 3, 0 के करस्पॉन्डिंग सबशेल 4s, 1 it is 4p, then you have 4d and 4f। तो n is equal to 4 में 4 सबशेल्स होंगे 4s, 4p, 4d और 4f। 4s के लिए एक ऑर्बिटल, 4p में we have 3 ऑर्बिटल्स, 4d में we have 5 ऑर्बिटल्स एंड 4f में हमारे पास है 7 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m यानी कि 7 ऑर्बिटल्स 1 2 एंड 3, इजंट इट? अब आप देखो 4s में कितने ऑर्बिटल्स हुए टोटल 1, 4p में 3 ऑर्बिटल्स, 4d में 5 ऑर्बिटल्स और 4f में टोटल 7 ऑर्बिटल्स, और पूरा मिला लें तो वी गेट फोर्थ शेल में टोटल 16 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो फोर्थ शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए 16, फोर्थ शेल में 16, थर्ड शेल में 9, सेकेंड में 4 और फर्स्ट में 1। तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी गिवन बाई n स्क्वायर। nth शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा n स्क्वायर के बराबर होगा। आप चेक कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 and 4 का स्क्वायर 16। So number of orbitals in nth shell is given by n square। ठीक है, किसी सबशेल में ध्यान से समझे, किसी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? आप देखो s सबशेल है, s सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, p सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, d सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5। अब इसकी वैल्यूज कितना है -l से +l यानी 2l और +0 1। तो इसकी टोटल वैल्यूज अगर हम बात करें m की तो कितनी हो सकती है 2l + 1। तो किसी सबशेल में ध्यान से समझे, किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 2l + 1। किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 2l + 1। किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे n स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट? समझ में आई? अगर आपको बोला p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं तो p सबशेल में ऑर्बिटल्स 3 हैं। कैसे आए? वहां पे l की वैल्यू कितनी है 1, तो 2l + 1 विल गिव 3। ठीक है, आपसे पूछे सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो सेकंड शेल में ऑर्बिटल्स होंगे n स्क्वायर। n की वैल्यू दी, आपको ऑर्बिटल निकालना है तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए तो यू गेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। गॉट इट? सो अब आपसे बोला जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, तो मैंने बताया था एक सबशेल यानी l की वैल्यू पता है, सबशेल दिया है p सबशेल, d सबशेल, f सबशेल। तो सबशेल दिया है मतलब आपको l की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है यानी उस पर्टिकुलर l वैल्यू के लिए कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हो 2l + 1, क्योंकि हमें पता है ऑर्बिटल्स m की वैल्यू से डिनोट होते हैं और m की वैल्यू क्या होती है -l से +l तक इंक्लूडिंग 0। तो -l से +l 2l हो गया और 0 को लेके 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल इज 2l + 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, वी ऑल नो कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल इज 2 × 2l + 1। यानी p सबशेल में ऑर्बिटल्स तो 3, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। d सबशेल में ऑर्बिटल 5, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल, मेन शेल दिया हुआ है, सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो वी नो इट इज n स्क्वायर, हमने प्रीवियस टेबल में किया था। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल इज n स्क्वायर, और क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज 2
n स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फोर्थ शेल में ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 4 4 16 और इलेक्ट्रॉन्स तो इंटू 2, तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन फोर्थ शेल। ठीक है, तो इस तरह से आप L वैल्यू और N वैल्यू के हेल्प से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए पर्टिकुलर सबशेल और इन ए पर्टिकुलर शेल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले 3 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजम्पथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया है, इसको आर्बिट्रली असाइन किया गया है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की अपनी आइडेंटिटी होगी। तो जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करने के अलॉन्ग वो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करती है, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस को रिवॉल्व तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी एक्सिस पे स्पिन भी करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बोले स्पिन क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है वो 2 तरह की हो सकती है। एक बात आप समझ लें कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है एटम के अंदर, उसका कोई क्लासिकल एनालॉग तो नहीं है, क्लासिकल एनालॉग तो नहीं है कि ऐसा स्पिन होता है। ठीक है, लेकिन हम समझने के लिए बोल सकते हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, वी से इट लाइक कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है ना, या फिर एक इलेक्ट्रॉन जो वो अपवर्ड स्पिन कर रहा है और दूसरा डाउनवर्ड स्पिन कर रहा है। ये जस्ट एक सिमिलैरिटी आपको बताई जा रही है कि आप समझ जाएं, लेकिन ऐसा कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है जिससे आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दिखा सको। ठीक है, ये बस समझाने का एक तरीका है। तो इलेक्ट्रॉन के 2 पॉसिबल स्पिन्स हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं प्लस हाफ और दूसरा स्पिन को हम बोलते हैं माइनस हाफ। 2 पॉसिबल वैल्यूज आप कह सकते हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी प्लस हाफ है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी माइनस हाफ। तो एक ऑर्बिटल तक हम पहुंच गए, m की वैल्यू तक पहुंच गए। अब उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो उस ऑर्बिटल में है उनमें एक की स्पिन क्वांटम नंबर होगा प्लस हाफ और दूसरे का स्पिन क्वांटम नंबर होगा माइनस हाफ। दैट्स ऑल। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू से इज कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है, स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर s. It is said while moving around the nucleus, electron also spins around its own axis. The spin quantum number represents the डायरेक्शन ऑफ स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, है ना। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है, स्पिन क्वांटम नंबर उसी को बताता है। ठीक है, अब ये स्पिन जो होगी वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कह लो, या फिर आप उसको अपवर्ड स्पिन डाउनवर्ड स्पिन कह लो। एज आई टोल्ड यू, कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, ये बस आपके समझने के लिए बोला है कि एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज या एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड। स्पिन की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ, जिसको आप अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के एक ऑर्बिटल तक आप जब पहुंचे तो वहां n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू पता है। अब उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट करें, तो वो प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, इस तरह से वी गेट टू नो ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। और किसी भी एटम में अगर किसी इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स हमें पता है तो हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे मान लो ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। आपको कुछ क्वांटम नंबर्स n, l, m, s, ये 4 क्वांटम नंबर्स से कुछ सेट्स दिए हैं, पूछा कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब आप चेक करो, n की वैल्यू अगर 3 है, हो सकती है n की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। l की वैल्यू क्या 2 हो सकती है, तो l की वैल्यू n से हमेशा एक कम तो होगी मिनिमम, 0 से n-1 तक हो सकती है, यानी ये भी सही है। और m की वैल्यू माइनस l से प्लस l तक हो सकती है, यानी जो l की वैल्यू है वो m की वैल्यू हो सकती है, ये भी सही है। और s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ, ये भी सही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड केस, n की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, तो ये भी सही है। और l की वैल्यू अगर 1 है
तो m की वैल्यू -1, 0 और +1 हो सकती है, तो ये 0 दिया, ये भी सही है, और s की वैल्यू -½ +½ दिस इज करेक्ट। n की वैल्यू 3 इज पॉसिबल। n की वैल्यू 3 के लिए l की पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2 यहाँ पे 3 दिया है। l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं होगी, l की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n-1 तक, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे ही हमें पता चला ये पॉसिबल नहीं, आगे देखने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन आपसे पूछा विच इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज वन ऑफ द आंसर्स, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, n इज इक्वल टू 4 के लिए 4 n की वैल्यू तो हो सकती है, और n 4 के लिए l की वैल्यू 1 हो सकती है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, सो दिस इज पॉसिबल। और l जब 1 है तो m की वैल्यू -1 से +1 तक हो सकती है, ये भी हो सकता है, और s की +½ -½ दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, सो दिस सेट इज कंप्लीट। नाउ मूविंग टू n वैल्यूज, n की वैल्यू 3 हो सकती है, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, n-1 सही है, लेकिन l की वैल्यू 2 पे m की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, m की वैल्यू -l से +1, यानी कि -2 से +2 तक हो सकती है, -3 इज नॉट पॉसिबल, सो दिस क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नाउ लास्ट इफ यू चेक, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, दिस इज पॉसिबल है ना, और ये 2 है तो ये -2 से +2 तक कुछ भी हो सकता है, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, और s की वैल्यू +½ -½ दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। So for this question the correct option will be C option and E option, ये दो क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं है। So I hope आपको बात समझ में आ गई होगी, क्वांटम नंबर्स कैसे डिसाइड होते हैं, क्वांटम नंबर्स किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे देंगे। अब इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से और कुछ फिलिंग रूल्स की हेल्प से, यानी क्वांटम नंबर्स तो हमने पढ़ लिया, अब कुछ रूल्स हैं जिनके फॉलो करते हुए हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स में फिलअप करते हैं, जिनको हम फिलिंग रूल्स करते हैं, और ऐसा करने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिलिंग रूल्स एंड हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम।